हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वन बाय वन हम इसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल जो दिए गए उसकी स्टडी करेंगे। तो ऑल लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड रीप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। तो ये जो है इसकी इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है ग्रोथ और सस्टेन और साथ ही साथ जो है इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन जो है मिलेगा। तो मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट लिविंग सिस्टम इज़ दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सिंपली आप जो है लिविंग थिंग्स कहिए, ये सब के सब जो है किस पर कंपोज्ड होते हैं? नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर। ये एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप को अगर देखें तो हम लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है वो नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर है। तो नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होकर एक पर्टिकुलर जो है ऑर्गन हमारी बॉडी का जो है फॉर्म करते हैं और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में आप देखिए कि ये जो है अपने आप को जो है ग्रो भी करते हैं, इसके अंदर जो है सस्टेंशन भी होता है, साथ ही साथ जो है ये अपने आप को रीप्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये सब के सब जो है नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर जो है कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो द परसूट ऑफ नॉलेज ऑफ what goes on chemically within a living system falls in the domain of biochemistry। हमारी बॉडी के अंदर जो है कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, किस तरह से उसके अंदर जो है पर्टिकुलर चेंज क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ों को हम जो है स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो सब के सब जो है बायोकेमिस्ट्री के डोमेन के अंदर जो हम स्टडी करेंगे। फिलहाल बायोकेमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक नहीं है। जनरली हम देखेंगे तो ये बायोमॉलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली यही जो है बायोकेमिस्ट्री के जो है कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम जो है बहुत सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जो कंपाउंड्स होते हैं जिसको आप नॉन लिविंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह रहे हो, इन कंपाउंड्स की जो है इन मॉलिक्यूल्स की हम जो है डिटेल स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चरल फीचर को जो है स्टडी करेंगे और इस तरह से यहाँ पर जो है ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक हम जो है इस बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एट्सेट्रा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि जो नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये कौन कौन से फॉर्म में होते हैं। तो पहली टाइप इसके अंदर आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरी टाइप होती है प्रोटीन्स की, तीसरी टाइप होती है न्यूक्लिक एसिड की, चौथी टाइप होती है लिपिड्स की और इस तरह से और भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं एट्सेट्रा। तो इतने सारे जो है ये सब के सब जो है बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जनरली हम नाम देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। जिसको हम जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कह रहे हैं। एंड दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर डन with the help of these biomolecules which are present in the living organisms या living things। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसको आप विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स कहते हैं एंड दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और हम जो है अपनी डेली डाइट के ज़रिए से भी इन बायोमॉलिक्यूल्स को जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है इनटेक करते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ आवर डेली डाइट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो हम जो है रोज़ाना जो खाते हैं, जो भी चीज़ें हम जो है हमारी अपनी मील में, हमारी अपनी डाइट में या उसको जो है कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो पार्ट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला बायोमॉलिक्यूल जो है स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स।
तो ध्यान से सुनिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम नाम देते हैं दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कार्बन कंटेनिंग सम वाटर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर जो है इसको जनरल फार्मूला कहेंगे, जिसको CxH2OY से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें x और y की वैल्यू जो है सेम होगी, इक्वल होगी। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर्स होंगे। तो दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इसी से वर्ड जो है कार्बोहाइड्रेट को हमने जो है डिराइव किया है। एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज, इसका फार्मूला है C6H12O6। तो इस फार्मूले पर जो है फिट बैठता है C6H2O6। तो देखिए x और y की वैल्यू आपको इसमें 6 से दिखती है। इसी तरह से सुक्रोज, इसका फार्मूला है C12H22O11। तो यहाँ पर आपको मिलेगा C12H2O12। तो यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू जो है 12 आती है। तो इस तरह से जो है जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इस फार्मूला के अंदर जो है फिट आते हैं। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल रेमनोज, जिसका फार्मूला है C6H10O5, यहाँ पर जो है रेमनोज। तो रेमनोज का जो फार्मूला है C6H12O5, नॉट 10, C6H12O5 है। लेकिन वो इस फार्मूला के अंदर जो है फिट नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए भले ही वो इस फार्मूले में फिट नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको हम कार्बोहाइड्रेट की क्लास में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से आप देखिए एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला CH3COOH है। तो वो इस फार्मूले के अंदर फिट आता है C2H2O2, 2 कार्बन और 2 वाटर मॉलिक्यूल। इस फार्मूले में फिट आने के बावजूद भी एसिटिक एसिड इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, रादर इट इज़ इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब ये बात जो ध्यान रखिए कि हर वो मॉलिक्यूल जो इस फार्मूले में फिट हो जाए कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट जो इस फार्मूले के अंदर फिट ना हो वो कार्बोहाइड्रेट ना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि ग्लूकोज और सुक्रोज, ये 2 एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इस फार्मूले के अंदर जो फिट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, नो डाउट। लेकिन रेमनोज जो इस फार्मूले में फिट नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह से एसिटिक एसिड जो इस फार्मूले के अंदर फिट आता है, बट इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जनरली अब यहाँ पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी हमको डाउटफुल लगती है, इसलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन जो है परफेक्ट जो है डिफ़ाइन की गई है। तो वो डेफिनेशन जो है क्या सजेस्ट की गई है, देखिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ख़ास तौर से ये बात जो ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इट मे बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एनी मॉलिक्यूल produces such compounds on hydrolysis। चलिए अब इस डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन्स दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स आइदर साइड, लेफ्ट और राइट। प्लेन पोलराइज लाइट जो है किस तरह से रोटेट होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने यहाँ पर हेलो अल्केन्स के चैप्टर के अंदर जो डिटेल में स्टडी किया, इसलिए हम यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं लेने वाले हैं। अब आते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसके अंदर आप देखिए कि पॉली मीन्स सो मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको आप अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कह सकते हो। तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में इसका मेन स्ट्रक्चरल फीचर जो होगा वो अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, तो इसको हम जो है कार्बोहाइड्रेट कहेंगे।
या फिर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में इसका मेन स्ट्रक्चरल फीचर जो होगा वो कीटोनिक ग्रुप होगा, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। या फिर कोई सा भी मॉलिक्यूल जिसकी हाइड्रोलिसिस होने पर सच कंपाउंड्स मीन्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाए या दोनों का मिक्सचर बनाए, तो उस कंपाउंड को भी हम जो है कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चॉक स्टिक है, अगर मैं चाहूँ कि ये मॉलिक्यूल जो है क्या हो सकता है, और अगर ये मॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस होने के बाद, चॉक की हाइड्रोलिसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर मिलता है तो हम इस चॉक को नाम देंगे ये कार्बोहाइड्रेट है। या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनता है हाइड्रोलिसिस के बाद तो हम चॉक को नाम देंगे ये कार्बोहाइड्रेट है। या इन दोनों का मिक्सचर अगर बनता है तो हम इस चॉक को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ये आपके सिर्फ एग्जांपल के मैंने बताया कि अगर चॉक की हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे या तो पॉलीहाइड्रोक्साइड मिलता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है या दोनों का मिक्सचर मिलता है, तो मैं इस चॉक को जो है कार्बोहाइड्रेट कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखना है। ये मतलब होता है यहाँ पर एनी मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो सच कंपाउंड का मीनिंग होता है ये दोनों, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनता है या दोनों का मिक्सचर बनता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है डेफिनेशन एक जो है परफेक्ट आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एनी मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारे पास जो है एक डेफिनेशन आती है। तो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड एज शुगर। ये जो है स्वीट टेस्ट के होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है आप इसको जो है चख कर देखोगे, है ना, इसका जो है टेस्ट लोगे तो आपको जो है ये स्वीट मिलते हैं, ये मीठे मिलते हैं, तो उसको हम जो है नाम देते हैं शुगर्स। तो ये जो है पहली क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कि यहाँ पर जो है दो टाइप के जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं शुगर्स और दूसरे होते हैं नॉन शुगर्स। तो शुगर जो है ये स्वीट टेस्ट के होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। और दूसरी इसकी जो है क्लास है नॉन शुगर्स, जो कि टेस्टलेस होते हैं, इसके अंदर जो है कोई टेस्ट नहीं होता है और साथ ही साथ जो ये कंपाउंड जो है अमॉर्फस होते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है टाइप्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स की कि अगर ये स्वीट टेस्ट के हुए तो हम इसको जो है शुगर्स कहेंगे और ये टेस्टलेस होते हैं तो हम इसको जो है नॉन शुगर कहेंगे। हम अपने घरों के अंदर जो है जो कॉमन शुगर जो है यूज़ करते हैं उस कॉमन शुगर का जो है नाम है सुक्रोज़, जिसको आप जो है कहोगे केन शुगर, जिसको हम जो है गन्ने से शुगर केन से जो है इसको जो है प्रिपेयर करते हैं, जो केन शुगर कहलाती है, या उसको जो है केमिकल नेम जो है उसका सुक्रोज़ है। तो ये हमारे घरों के अंदर होती है। कोई भी मीठी चीज़ हमें जो है घर में बनाना होती है तो हम उसके अंदर जो मीठा बनाने के लिए जो कंपाउंड यूज़ करते हैं वो सुक्रोज़ होती है। तो ये कॉमन शुगर है। और इसी तरह से द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज़ कॉल्ड एज लैक्टोज, इट इज़ कॉल्ड एज मिल्क शुगर। तो दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो नेचुरली जो स्वीटनेस होती है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोहाइड्रेट, वन शुगर कॉल्ड एज लैक्टोज। तो ये लैक्टोज के प्रेजेंस की वजह से जो है मिल्क के अंदर जो है मिठास आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। और ये सैकेराइड जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज सैकेरॉन। सैकेरॉन का मीनिंग होता है शुगर। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है सैकेरॉन, इट मीन्स शुगर, इसलिए हम यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कह सकते हैं। अब चलिए कि इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम जो है यहाँ पर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे कि अलग अलग क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया है। जैसा कि अभी जस्ट एक क्लास हमने जो है बताया आपको शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, उसके अलावा भी जो है कार्बोहाइड्रेट की जो है क्लासिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं कि पहली क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की क्या हो सकती है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस।
इन कार्बोहाइड्रेट्स का जो हाइड्रोलिसिस का बिहेवियर क्या होता है, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस और नॉट, इस बेसिस पर यहाँ पे हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे और उसमें जो है 3 क्लासेस आपको मिलेगी। 1 मोनोसैकेराइड, 2 ओलिगोसैकेराइड्स एंड 3 पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस है जो कि एक्शन ऑफ वाटर पर जो है बेस्ड है, मीन्स हाइड्रोलिसिस, आप इसको जो हाइड्रोलिसिस कहिए। तो हाइड्रोलिसिस होती है या नहीं होती है, उस बेसिस पर ये 3 टाइप जो है डिसाइड की गई है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब आते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंगल एंड सैकेराइड मीन्स शुगर, सिंगल शुगर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस के मोड पर देखें तो दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये वाटर के साथ जो रिएक्ट होते नहीं है, एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसकी हाइड्रोलिसिस जो है नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आगे जब हम डाइसैकेराइड स्टडी करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो है एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, दे डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विद वाटर, इसलिए हम इसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक, अब आइए ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में आपको जो है एक्शन विद वाटर, ये रिएक्शन जो है मिलेगी, एंड दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो हम इसको जो है नाम दे रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओलिगोस, जिसका मीनिंग होता है फ्यू। क्या मतलब हुआ कि आप जब ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये ब्रेक डाउन होता है सम मॉलिक्यूल्स और फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो और वो ब्रेक डाउन होकर जो है सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है मोनोसैकेराइड्स के होते हैं। ये बात जो खास तौर से आपको नोटिस करना है। दैट मीन्स मोनोसैकेराइड्स आर दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए अब यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस अगर हो रही है तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद हम ये देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के बनते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स आर दी कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूसेस फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब फ्यू यहाँ पर जो है इसके मीनिंग में मैं आपको बता दूँ, अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी ओलिगोसैकेराइड्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 से 10 यूनिट जो है मोनोसैकेराइड्स के इसमें मिल सकते हैं, और ये मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये सेम और डिफरेंट जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सुक्रोज। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा फ्रुक्टोज का, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो है क्या है, मोनोसैकेराइड्स के। तो आप देखिए 2 नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड यहाँ पर मिलते हैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पर। इसी तरह से आप देखिए माल्टोज। माल्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 यूनिट जो है ग्लूकोज के मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पर आप देखिए कि 2 यूनिट यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं, ये दोनों सेम है, और यहाँ पर 2 यूनिट डिफरेंट है। इसी तरह से रेफिनोज देखिए, रेफिनोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा फ्रुक्टोज का, और एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा गैलेक्टोज का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि 3 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के। तो हम यहाँ पर जो है 2 to 10 जो है कंसिडर करें तो उसमें ये सब आ जाएंगे। तो इसकी बेसिस पर हम यहाँ पर जो है सुक्रोज और माल्टोज, जिसमें 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं, हम इसको जो है डाइसैकेराइड्स कहेंगे। डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, यानी 2 शुगर यूनिट्स आपको मिलती है हाइड्रोलिसिस पर। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर एक शुगर ग्लूकोज मिलती है, दूसरी शुगर फ्रुक्टोज की मिलती है। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर दोनों ही शुगर जो है ग्लूकोज है। और रेफिनोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पर जो है 3 शुगर यूनिट्स मिलती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ट्राइसैकेराइड्स।
3 यूनिट्स यहाँ पे मिलती हैं, एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है और एक गैलेक्टोज है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप ऑलिगोसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नोनासैकेराइड एंड डेकासैकेराइड मीन्स 2 to 10 यूनिट्स हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से इन मॉलिक्यूल्स को हम जो है ऑलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड अगर ऑब्टेन होती है हाइड्रोलिसिस के बाद, तो उन शुगर्स को आप जो है ऑलिगोसैकेराइड कहोगे। और लास्ट वाली जो एग्जांपल है, लास्ट वाली जो टाइप है, दैट इज़ अ पॉलीसैकेराइड। तो पॉली आप देख रहे हो यहाँ पर सो मेनी, पॉली मीन्स सो मेनी। तो यहाँ पर जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स मिलते हैं और आप उसको 10 के आगे जो है कंसीडर कीजिए, मीन्स L1 ऑनवर्ड्स आप इसको जो है कह सकते हो। तो मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स अगर आपको जो है किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस पर मिलते हैं, तो आप उस कार्बोहाइड्रेट को नाम दीजिए पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है स्टार्च, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलेगा इन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे जो है ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। दीज आर दी सो मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड अगर आपको मिलते हैं तो आप उस कार्बोहाइड्रेट को जो है नाम दोगे पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से ये पहली क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम जो है इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इस पर जो है 3 टाइप है। हाइड्रोलिसिस नहीं होती है अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो उसको हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। हाइड्रोलिसिस होने पर 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो हम उसको ऑलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। और हाइड्रोलिसिस होने पर मोर देन 10 और सो मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो हम उसको नाम देंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है। अब इसी तरह से आप देखिए कि हम अगली जो क्लासिफिकेशन लेंगे तो हमारे पास जो है मेन इसका जो चैप्टर का पार्ट है दैट इज़ अ मोनोसैकेराइड। यही चीज़ हमको जो है डिटेल में स्टडी करना है। तो मोनोसैकेराइड की जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो मोनोसैकेराइड्स आर नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो हम इसकी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। ये 2 क्राइटेरिया हम यहाँ पर जो है डिसाइड करेंगे मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन के लिए। तो आप अपनी बुक के अंदर देखिए टेबल नंबर 14.1, टेबल नंबर 14.1, इसके अंदर जो है ये क्लासिफिकेशन जो है आपको बताई गई है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन और साथ ही साथ जो है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। तो देखिए डेफिनेशन में अभी हमने जस्ट स्टडी किया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट में आपको जो है 2 ग्रुप्स मिलेंगे जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होगा अल्डिहाइड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन। तो इस बेसिस पर हम देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप तो आ गया, साथ ही साथ जो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप देखिए कि टेबल नंबर 14.1 में ये चीज़ जो है डिटेल में जो बताई गई है। और ये बात आपको मैं बता दूं कि सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे 3 से। अब जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होगा तो उसके ग्रुप के साथ में आप जो है नंबर ऑफ कार्बन को भी इंडिकेट करोगे। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप अगर है तो हम इसको लिखेंगे अल्डो। 3 कार्बन है इसलिए हम इसको लिखेंगे ट्राई। और ये चूँकि कार्बोहाइड्रेट है इसलिए इसकी एंडिंग होगी ओस पर। तो इस तरह से 3 कार्बन वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट होगा अल्डो ट्रायोस। इसी तरह से 3 कार्बन वाला कीटोनिक ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट होगा कीटो ट्रायोस। तो ये हो गया 3 कार्बन वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट अल्डो ट्रायोस, 3 कार्बन वाला कीटोनिक ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट कीटो ट्रायोस। चलिए नेक्स्ट ये हो जाएगा अल्डो टेट्रोज। इसी तरह से ये होगा कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन लेते हैं तो अल्डो पेंटोज कीटो पेंटोज। 6 कार्बन लिए तो अल्डो हेक्सोज कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन लिए तो
अल्डोहेप्टोज, कीटोहेप्टोज एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पर जो है अल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो टेबल नंबर 14.1 पर जो इसकी डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शुगर्स होते हैं ये दो टाइप के हैं। एक शुगर है रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरी टाइप है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, तो ध्यान रखिए कि रिड्यूसिंग शुगर हम जो है किसको नाम दे रहे हैं, व्हाट डज इट मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें जो एक बात ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है कि हमने अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर एक टॉपिक स्टडी किया था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स, और उसके अंदर हमने 3 रिएक्शन जो स्टडी किया था, दो रिएक्शन जो है स्पेशली हमने स्टडी किया था, एक्शन ऑफ फीलिंग सोल्यूशन एंड एक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। फीलिंग्स सॉल्यूशन और दूसरा टॉलेंस रिएजेंट, इन दोनों के साथ में हमने अल्डिहाइड की रिएक्शन जो स्टडी किया था। तो अल्डिहाइड जो है फीलिंग सोल्यूशन को जो है रिड्यूस करके ये रेड पीपीटी फॉर्म करता है। इसी तरह से अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके सिल्वर का प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म करता है, जिसको हम जो है सिल्वर मिरर के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। तो बिल्कुल वही रिएक्शंस अगर जो है शुगर्स के साथ में मिलती है, इफ़ द कार्बोहाइड्रेट्स reduce the filling solution or tolerance reagent, then they are called as reducing sugars, and if the carbohydrate do not reduce the filling solution and tolerance reagent, they are called as non sugars। तो ये रिएक्शन यहाँ पर जो आपको नहीं मिलेगी। ये दो रिएक्शन जो है रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए जो है पॉजिटिव मिलेगी, जबकि यही दोनों रिएक्शन जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए आपको जो है निगेटिव मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आइदर अल्डोजेस और कीटोजेस आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो चाहे अल्डोजेस हों या कीटोजेस हों, ये सब के सब जो है रिड्यूसिंग शुगर है। एक जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसको हम जो है सुक्रोज कहेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और जब हम डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड स्टडी करेंगे उस वक्त आपको जो है 2 बातें मैं बताने वाला हूँ। एक तो ये है कि मोनोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती है, और दूसरे किसको हम जो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टाइप की शुगर है, आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो ये बाद में हम इस चीज़ को स्टडी करने वाले। तो इस तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट होती है। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ ग्लूकोज, उसकी हम यहाँ पर जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज ऑकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। ये जो फ्रीली और कंबाइंड फॉर्म दोनों ही स्टेट में जो है आपको ये नेचर में मिलेगा ग्लूकोज। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, जो शहद होता है और साथ ही साथ जो मीठे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो है आपको ये ग्लूकोज मिलेगा। तो ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। इसी तरह से राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स। जो अंगूर होते हैं, है ना, राइप मतलब कच्चे अंगूर, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको जो है ये ग्लूकोज मिलेगा। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। तो यहाँ पर हम जो है ग्लूकोज का जो है प्रिपरेशन मेथड जो देखेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड होगा फ्रॉम सुक्रोज दैट इज़ केन शुगर। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड फ्रॉम सुक्रोज, जिसको हम नाम देते हैं केन शुगर, जो हम घरों में अपने जो है यूज़ करते हैं डेली लाइफ। ये जो हमारे घरों में जो है कॉमन शुगर है, उससे हम जो है इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि इफ़ सुक्रोज इज़ बॉइल्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट्स। तो देखिए हमारे पास जो है सुक्रोज है C12H22O11, दिस इज़ अ सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो इसे आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। मीन्स सिंपल जो ये हाइड्रोलिसिस होगी, आप इसको जो है वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको इक्वल अमाउंट में C6H12O6 दिस इज़ ग्लूकोज, और इसी तरह से C6H12O6 दिस इज़ फ्रुक्टोज। ये दो मॉलिक्यूल जो है आपको इक्वल अमाउंट्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से सुक्रोज प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर जो है अल्कोहलिक सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, आप जो है यहाँ पर जो है इसको यूज़ करोगे। अल्कोहलिक सोल्यूशन में क्या होगा कि जब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है तो ये जो है आसानी के साथ जो सेपरेट होता है, तो अल्कोहल के साथ में जो है ये दोनों कंपाउंड्स को इजीली जो है आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला मेथड है जिसको आप जो है नाम दोगे फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर। चलिए सेकंड मेथड जो है दैट इज़ फ्रॉम स्टार्च, या कमर्शियली आप जो है इसको कमर्शियली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज जो है कह सकते हो। सेकंड मेथड फ्रॉम स्टार्च। तो देखिए कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो 393 केल्विन पर अंडर प्रेशर, दैट इज़ अबाउट 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए। तो स्टार्च का जो फार्मूला है दैट इज़ C6H10O5 नंबर्स, क्योंकि ये पॉलीमर है C6H10O5 ब्रैकेट N, ये जो है मॉलिक्यूल स्टार्च है, दिस इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आप इसको जो है n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसका वर्किंग टेम्परेचर होगा 393 केल्विन, ठीक है, 393 केल्विन पर, और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर जो है आपको अप्लाई करना है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होगा एंड इट गिव्स राइज टू C6H12O6 n नंबर्स एंड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर ग्लूकोज। ये सब के सब जो है मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है। तो आप जो कह सकते हो कि ग्लूकोज इज़ द मोनोमर ऑफ स्टार्च, या आप कह सकते हो कि स्टार्च इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप ये दो मेथड से ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हम जो है डिसाइड करेंगे और उसको हम जो है किस तरह से वेरीफाई करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम जो है स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज इज़ एन अल्डोहेक्सोज, ध्यान से सुनिए, 6 कार्बन है और इसके अंदर जो है अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए ग्लूकोज को हम जो है अल्डोहेक्सोज कहेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। तो ध्यान से सुनिए, इसके और भी नेम्स हैं। एक नाम आ गया हमारे सामने अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज इसलिए कह रहे हैं कि 6 कार्बन और साथ ही साथ जो ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसी तरह से इसका एक नाम है डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज इसलिए कह रहे हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पर जो रोटेट करता है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। उस मुनासबत से हम इसको जो है डेक्स्ट्रोज का जो है नाम दे रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्च का जो है ये मोनोमर है, इसी तरह से जो है ये सेलुलोज का भी जो है मोनोमर होगा, और भी बहुत सारे जो है लार्जर कार्बोहाइड्रेट जिसको आप पॉलीसैकेराइड कहोगे, उसका जो है मोनोमर जो है आपको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि इट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ये जो है बहुत ही जो है अबंडेंट जो है कंपाउंड है अर्थ क्रस्ट पर, बहुत सारे जो है जगहों पर जो है इसको आप जो ऑब्टेन कर सकते हो। एंड इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट एविडेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर जो है आप बहुत सारे एविडेंसेस के बेसिस पर जो है असाइन कर सकते हो। तो जिसमें पहला एविडेंस देखिए कि इट्स मॉलिकुलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। एक तो ये बात होती है कि इसका जो है मॉलिकुलर फार्मूला जो ग्लूकोज का है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स आप इसको कह सकते हो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो है 1:2:1। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए 6 और 6 जो है ऑक्सीजन है और डबल नंबर यहाँ पर जो 12 हाइड्रोजन है। तो 1:2:1 जो है इसका रेशो बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये पहला एविडेंस हुआ। दूसरा एविडेंस कि ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with hydrogen iodide it forms an hexane suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain।
तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। जब आप इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो हीट करते हो, प्रोलॉन्ग हीटिंग मीन्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आप इसकी हीटिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है एन-हेक्सेन। तो फॉर्मेशन ऑफ एन-हेक्सेन आपको ये बताता है कि जो ग्लूकोज के टोटल 6 कार्बन से है, ये 6 कार्बन जो है सब के सब स्ट्रेट चेन में आपस में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो कोई ब्रांचिंग जो है कार्बन के अंदर नहीं है। ऑल द कार्बन्स आर अटैच्ड वन आफ्टर अनदर इन सच वे दैट दे फॉर्म अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन्स। तो ये एन-हेक्सेन का फॉर्मेशन इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जो इंडिकेट करता है जो 6 कार्बन की है विदाउट एनी ब्रांच। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है दूसरा एविडेंस आता है। चलिए तीसरा एविडेंस हम देखेंगे कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin। तीसरा एविडेंस हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्ट करते हो तो प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइम, और इसी तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन साइनाइड को जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करके साइनोहाइड्रिन जो है फॉर्म करता है। तो दीज रिएक्शंस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। मीन्स यहाँ पर जो हम इसको जो है अल्डोहेक्सोज कह रहे हैं, मीन्स अल्डिहाइडिक ग्रुप, और अल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ ग्लूकोज का, कि उसको हम जो है किस तरह से जो है शॉर्ट में लिखते हैं। तो लुक हियर, अल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं CHO, उसके बाद जो है CHOH 4 टाइम्स, और फाइनली हम इसको जो है CH2OH लिखते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज़ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसके पहले हमने जो देखा HI, जिसकी हम जो है प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2 4 टाइम्स CH3। दिस मॉलिक्यूल इज़ एन-हेक्सेन। ठीक है, और इस CHO को जो है मैं इस तरह से लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, तो एन-हेक्सेन यहाँ पर बन रहा है जो कि 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेंज शो करता है। देखिए 4 कार्बन ये 5 और ये 6। उसके बाद जो है दूसरी रिएक्शन क्या बता रहा है कि आप इसको जो है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए NH2OH। जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो है ग्लूकोज को हम रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल रिएक्शन देखिए क्या होगी, HC डबल बॉन्ड NOH, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह पर आ जाएगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और उसके ऊपर एक OH, और फिर बाकी का ग्रुप एज इट इज़, दैट इज़ CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH प्लस वाटर। और दूसरी रिएक्शन क्या बता रहा है कि यह हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो रिएक्ट होकर साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेगा। तो देखिए किस तरह से होगा कि ये जो साइनाइड जो है CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए क्या बन रहा है, HCCN, कार्बोनिल कार्बन पर ये अटैक किया, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है बनाएगा OH, और फिर बाकी का स्ट्रक्चर आप इसी तरह से लिख दीजिए CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। ये मॉलिक्यूल जो है आपको मिलता है ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इंडिकेट्स दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चरल एविडेंसेस हम जो बता रहे हैं। एन-हेक्सेन का फॉर्मेशन 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है ग्लूकोज के अंदर इंडिकेट करता है। तो ये हमारे पास जो है तीसरा एविडेंस हुआ। चलिए चौथा एविडेंस हम देखेंगे कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड on reaction with an oxidizing agent like bromine water, and this indicates the presence of carboxyl group in, that is the presence of carboxyl group as an aldehyde। तो यहाँ पर जो है नॉट कार्बोक्सिल, कार्बोनिल ग्रुप एज एन अल्डिहाइड। तो ये जो है ग्लूकोनिक एसिड जो है फॉर्म होता है, ये बताता है कि यहाँ पर जो है जो कार्बोनिल ग्रुप है
हमने ये 2 रिएक्शन से जो प्रूव किया है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं वो रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर के साथ आप इसे ऑक्सीडाइज करो ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा COOH, देन CHOH 4 times and CH2OH. This is called as gluconic acid. तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड ये बताता है कि हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज नथिंग बट एन अल्डिहाइडिक ग्रुप, और अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है फाइनली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं। तो ब्रोमीन वाटर जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हमने साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम के फॉर्मेशन में जो कार्बोनिल ग्रुप जो है आइडेंटिफाई किया था, वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइडिक ग्रुप वाला है, बिकॉज इट गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये अल्डिहाइडिक ग्रुप को जो है प्रूव करता है। उसके बाद अगली रिएक्शन आप देखिए कि यहाँ पर जो है हम एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक अनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 5 नंबर्स में, देखिए यहाँ पर 4 मिलता है और ये एक 5। तो देखिए हम यहाँ पर इसको क्या बना रहे हैं, इसको आप एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कीजिए। 5 नंबर्स ऑफ CH3CO ट्वाइस O एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा CHO, देन CHO, CO, CH3, यहाँ पर जो 4 टाइम्स। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वो रिप्लेस होगा COCH3 ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो चारों हाइड्रोजन यहाँ पर COCH3 ग्रुप के साथ रिप्लेस होंगे, और यहाँ वाला एक तो बनेगा CH2O COCH3। तो हम इसको नाम दे रहे हैं पेंटा एसेटिल ग्लूकोज। तो फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटिल ग्लूकोज क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड एंड 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर हमने इसको जो है कंपोज्ड फार्मूला लिखा है, कंडेंस्ड फार्मूला लिखा है, ये 4 डिफरेंट कार्बन से है। तो ये चारों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डिफरेंट कार्बन से होंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है 5वां हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इंडिकेट करता है इस मॉलिक्यूल के बनने की वजह से। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चरल एविडेंसेस हमारे पास हैं ग्लूकोज के। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ yields a dicarboxylic acid called as saccharic acid, and this indicates the presence of primary alcoholic OH group in glucose। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड। तो पहले देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ग्लूकोज CHO CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। इसको जो है आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनाता है COOH CHOH 4 टाइम्स एंड COOH। दिस इज कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। इस मॉलिक्यूल का नाम है सैकेरिक एसिड। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन। इसी तरह से हमारे पास जो ग्लूकोनिक एसिड है, दिस वन, दिस इज अ ग्लूकोज एंड दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। इसको भी जो है आप नाइट्रिक एसिड के साथ जो है ऑक्सीडाइज करो तो ये मॉलिक्यूल भी सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये किस चीज़ का इंडिकेशन है कि आप देखिए ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये सेकेंडरी अल्कोहलिक है, और ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्राइमरी अल्कोहलिक है। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पर देखिए ये COOH बना। इसी तरह से इसका एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ग्लूकोज का जो है ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बना था। इसका भी आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये प्राइमरी अल्कोहलिक है, इसका भी ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये दोनों ही मॉलिक्यूल आइदर ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये जो है क्या बना रहे हैं, सैकरिक एसिड। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चरल एविडेंस हमको मिलता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब इस तरह से ये सारे एविडेंसेस को सामने रखने के बाद द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वाज गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज़। तो एमिल फिशर नाम का साइंटिस्ट, इसने जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जो है प्रपोज किया और उसने जो है बताया, एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज़ डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है 3 स्ट्रक्चर जो है आपको मैं बना के बताता हूँ। तो उसमें पहला स्ट्रक्चर जो होगा ये ग्लूकोज का होगा, तो ग्लूकोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेकंड होगा, और सैकरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो थर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर जो 3 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, और उसमें देखिए कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कहाँ पर है, किस तरह से है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन शो करता हूँ। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, ये पहला कार्बन हो गया, फिर 2, 3, 4, 5 और ये 6, इस तरह से 6 कार्बन है। तो पहला कार्बन जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसके बाद जो है बाकी के बीच के जो 4 कार्बन्स है ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस तरह से यहाँ देखिए OH, H, H, OH, H, OH, H, OH एंड दिस इज CH2OH। तो इस तरह से आप देखिए दिस इज़ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसको हम जो है नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फर्स्ट नंबर का जो फार्मूला है, आप अपनी बुक के अंदर भी इसको जो है वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट नंबर का जो फार्मूला है ये ग्लूकोज के लिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नॉट फार्मूला, स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये ग्लूकोज के लिए। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आप इसमें देखिए, सिर्फ इस कार्बन को जो है आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी सब जो है ग्रुप्स की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है सेम रहेगी। तो वो स्ट्रक्चर जो है आप देखिए कि अब मैं यहाँ पर फिर से 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन लिखता हूँ। पहले कार्बन को मैं कार्बोक्सिलिक बना दे रहा हूँ, फिर ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये हो गया CH2OH। और इसी तरह से मैं OH, H, देन H, OH, H, OH, H, OH। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, दिस इज़ स्ट्रक्चर नंबर 2। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड का। देखिए पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसको भी जो है मैं COOH ग्रुप करता हूँ, और बाकी ग्रुप को एज इट इज़। तो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए पहला और 6th कार्बन जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस तरह से ग्लूकोज इज़ करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। इसको जो हम नाम देंगे D+ ग्लूकोज। चलिए देखते हैं, D+ ग्लूकोज। आप ध्यान से सुनिए कि नाम के अंदर ये कुछ एडिशनल जो वर्ड्स या साइन आपको जो है नज़र आ रही है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज प्लस साइन रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो D आपको दिख रही है, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उसको हम जो है डी कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, और प्लस साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज इज़ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस।
ये इसके जो है ऑप्टिकल रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात जो है आसानी के साथ आपको जो है समझ में आएगी। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन, चलते चलते मैं आपको ये बात बता दूं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है दो टाइप की होती है। एक होती है डी कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी होती है एल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको पहले बता दूं कि दिस डी एंड एल इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल विद डी एंड एल एल ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम स्मॉल डी जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं और स्मॉल एल जो है लेवो रोटेटरी सब्सटेंस को लिखने के लिए इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं। तो ये डी एंड एल और ये डी एंड एल का कोई आपस का रिलेशनशिप नहीं है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ कायरल कार्बन एटम। और ये डी और एल क्या बता रहा है? इट इज़ द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पर रोटेट कर रही है या लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट कर रही है। तो ध्यान रखिए ये दोनों आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो है डी या एल कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए जो है आपको एक रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड लेना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ग्लाइसरल्डिहाइड को हम जो है दो स्ट्रक्चर से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लाइसरल्डिहाइड जो है ये 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। पहला कार्बन जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर दूसरा कार्बन जो है ये अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट है और तीसरा कार्बन इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको यहाँ पर जो है ग्लाइसरल्डिहाइड के जो है 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो है मैं एक लाइन बनाता हूँ। तो इसके राइट हैंड साइड पर हमको जो है इस सेकंड नंबर के कार्बन पर, जिसको आप जो है कायरल सेंटर कह रहे हो, ये देखिए असिमेट्रिक कार्बन है हैविंग 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो इस असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये राइट हैंड साइड पर है। तो इस टाइप की जो है कॉन्फ़िगरेशन को हम नाम देंगे डी कॉन्फ़िगरेशन और इस मॉलिक्यूल को हम जो है नाम दे रहे हैं डी ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम जो है डी ग्लाइसरल्डिहाइड कह रहे हैं और ये मॉलिक्यूल जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम इसको जो है नाम दे रहे हैं प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड। ये मॉलिक्यूल जो है प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड है और इसका जो है आप मिरर इमेज अगर लेते हो या दूसरा स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो है इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है इस कायरल सेंटर के असिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है। तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन हुई और ये एल कॉन्फ़िगरेशन जो है लेवो रोटेटरी है, इसलिए हम इसको माइनस ग्लाइसरल्डिहाइड लिखेंगे। दिस मॉलिक्यूल इज माइनस ग्लाइसरल्डिहाइड। तो इस तरह से ये प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड दैट इज दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है डी बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द असिमेट्रिक कार्बन और इसको जो है आप लेवो रोटेटरी सब्सटेंस कहिए और इसके असिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है कि हम इन कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल डी और कैपिटल एल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो D stands for hydroxyl group present at right hand side of the chiral center and L stands for the hydroxyl group present at left hand side of the chiral center और asymmetric center। तो एक ग्लाइसरल्डिहाइड हमारे पास जो है रेफरेंस मॉलिक्यूल है। अब इसके हिसाब से हम जो है ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर्स हैं या बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है टोटल 4 असिमेट्रिक कार्बन्स हैं ग्लूकोज के अंदर। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ में कंपेयर करता हूँ। देखिए CHO, उसके बाद हमारे पास टोटल 4 असिमेट्रिक कार्बन्स हैं। कौन कौन सा? देखिए 1 2 3 4।
ये 4 असिमेट्रिक कार्बन्स हमारे पास में है और इसके ऊपर जो है मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर पोजीशंस को जो है इंडिकेट करता हूँ। तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसको मैं जो है ग्लाइसरल्डिहाइड से कंपेयर करता हूँ। तो ये असिमेट्रिक कार्बन। अब एक बात जो है आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर जब कंपैरिजन करेंगे तो ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको असिमेट्रिक कार्बन मिलता है, आप देख रहे हो कि ये जो लास्ट कार्बन है उससे जस्ट पहले वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल इस ग्लाइसरल्डिहाइड के जैसी दिखती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 1, 2, 3, इसमें जो है लास्ट कार्बन जो है 3 है, जिसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो अटैच्ड है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो कार्बन है उसके अंदर आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन राइट हैंड साइड पर आपको मिलती है। दैट मीन्स ये जो है डी कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्लाइसरल्डिहाइड है। इसी तरह से इस चीज़ को हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारे पास लास्ट कार्बन है उससे जस्ट पहले वाला, मीन्स आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन जो हमारे पास में है, जो आखिर का जो असिमेट्रिक कार्बन है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये जो है अरेंजमेंट क्या है ना, ग्रुप्स और एटम्स का जो है यहाँ पर जो है अरेंजमेंट क्या है, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन के राइट हैंड साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि बिल्कुल इसके जैसा नज़र आ रहा है। तो लुक हियर, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लास्ट बट 1 कार्बन का है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड पर है, जो कि आपको ग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर राइट हैंड साइड पर डी कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है। इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको नाम देंगे डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा डी और इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन है इसलिए प्लस, और ये मॉलिक्यूल हो गया ग्लूकोज। तो ये हो गया डी प्लस ग्लूकोज। और इसी तरह से ये मॉलिक्यूल जो है आपको दिख रहा है, दिस इज डी प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड। तो एक बात मैं आपको जो है बताता चलूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है कोई सी भी आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, तो आप जो है लास्ट बट 1 कार्बन के ऊपर की जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखिए कि वो राइट हैंड साइड पर है या लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर जो है टोटल 6 कार्बन्स हैं और लास्ट बट 1 जो है ये 5th कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ लाइक द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ दिस ग्लाइसरल्डिहाइड, दैट इज़ राइट हैंड साइड, इसलिए हम इसकी जो है डी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये हो गया डी। उसके बाद जो है पॉजिटिव साइन जो है इसके डेक्स्ट्रो रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ ऑप्टिकल रोटेशन, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का है। तो इस तरह से ग्लूकोज को हम जो एक्चुअली लिखेंगे डी प्लस ग्लूकोज। आई बात समझ में? तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर के जो है एविडेंसेस हमारे सामने आते हैं। बाकी के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है वो जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि ग्लाइसरल्डिहाइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है 3 कार्बन में से जो है सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डिसाइड करता है, और ये सेकंड कार्बन यही सिंगल कार्बन है असिमेट्रिक, जो कि लास्ट बट 1 पोजीशन पर है। 3rd कार्बन से पहले वाला कार्बन जो है सेकंड कार्बन है। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट बट 1 वाला जो है 5वां कार्बन है। बाकी के कार्बन्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना नहीं है, सिर्फ लास्ट बट 1 लोवेस्ट प्रायोरिटी सेंटर हम इसको जो है कह सकते हैं, इसके ऊपर जो है कॉन्फ़िगरेशन जो प्रेजेंट होगी उसके हिसाब से आपको जो है इसको डिसाइड करना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से डिसाइड होती है। रेफरेंस मॉलिक्यूल हमारे पास है डी प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड या एल प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड, वाट एवर इट मे बी, इसके हिसाब से आप जो है डिसाइड करोगे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हुआ, जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और उसके भी जो है कुछ स्ट्रक्चरल एविडेंसेस होते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, लेकिन आप देखिए कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसका एविडेंस आपको जो कहाँ से मिलेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि जो 3 स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज के लिए बताया, सेकंड स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोनिक एसिड का, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है सैकरिक एसिड का। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़, बट some reactions and facts could not be explained by this structure। जो हमारे पास जो है पहला स्ट्रक्चर है ये वाला CHO CHOH
then CHOH, एंड CH2OH। ये जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज का है, जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को जो है शो नहीं करता है, जिसमें पहला जो पॉइंट है, डिस्पाइट हैविंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आप देख रहे हो कि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ जो है रिएक्ट होना चाहिए। शिफ्ट रिएजेंट के साथ जो है वायलेट कलर या मजेंटा कलर हम जिसको कह सकते हैं, ये जो है कलर फॉर्म करना चाहिए। अल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है कि आप इसको जो है शिफ्ट रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करते हो अल्डिहाइड को, तो इट प्रोड्यूसेस वायलेट कलर और मजेंटा कलर। लेकिन ऐसा कोई कलर आपको जो है ग्लूकोज के अंदर जो है शिफ्ट रिएजेंट के साथ नहीं मिलता है। तो ये जो है साफ साफ बताता है कि ग्लूकोज के अंदर कोई फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। और डेफिनेटली ये जो है क्या करता है, अदर हैंड ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को जो है ये इंडिकेट करता है। फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, मतलब ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, इट मस्ट बी समव्हाट साइक्लिक स्ट्रक्चर और क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये पहला हुआ। इसी तरह से आप देखिए कि जब आप जो है ग्लूकोज को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट देता है, कोई सा भी एल्डिहाइड। और एडिशन प्रोडक्ट बनाने के बाद ये प्रोडक्ट बनाता है अल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनना चाहिए, लेकिन ना तो शिफ्ट रिएजेंट की कोई रिएक्शन मिलती है आपको, ना ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कोई एडिशन प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज का मिलता है। तो साफ साफ ये बताता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होते हुए ये कोई जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर जो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक एविडेंस हम आपको बताते हैं कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इंडिकेटिंग दैट द एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप। आप यहाँ पर जो है इसको जब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो तो पेंटा एसीटेट जो है यहाँ पर मिलता है, पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज मिलता है, जिसको आप जो है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज कहते हो। अब इस पेंटा एसिटिल ग्लूकोज को जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। और इसका साफ साफ मतलब होता है कि जो हाइड्रोक्सिल अमाइन यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैच होना चाहिए, इसके साथ रिएक्ट होना चाहिए, तो ऐसा कोई फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और तीसरी बात, ग्लूकोज इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट इनटू टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फ़ा एंड बीटा। तो ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर है अल्फ़ा और दूसरा स्ट्रक्चर है बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा स्ट्रक्चर जो है कहाँ से आते हैं, ये साफ साफ बताता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है समवाट साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो द अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, अल्फ़ा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। तो ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वहाँ से जो है इसके क्रिस्टलाइजेशन पर आपको जो है 303 केल्विन पर ये जो है मिलता है अल्फ़ा फॉर्म। इसी तरह से बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 423 केल्विन है, 423 केल्विन, ये कहाँ से बनेगा? इट इज़ फॉर्म from concentrated solution of glucose at it is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin। तो ये दो डिफरेंट जो है फॉर्म्स हैं, एक अल्फ़ा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। अल्फ़ा फॉर्म जो है ये 419 केल्विन इसका जो है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, और इसको जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। और दूसरा जो बीटा फॉर्म है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको 423 केल्विन मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वियस सोल्यूशन एट 371 केल्विन। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स आपको मिलते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखना है कि दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज, एंड इट वाज प्रपोज दैट
वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में ऐड to the aldehydic group and form a cyclic hemiacetal structure, and it was found that glucose forms a 6-membered cyclic structure or ring structure with hydroxyl group at carbon number 5 and it is involved in the ring formation. तो ये जो है आप देख सकते हो, और इस तरह से दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर जो है आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखोगे कि दिस 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि 2 स्ट्रक्चर जो है किस तरह से बनेंगे, अल्फ़ा और बीटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ और उनको जो है यहाँ पर जो सेपरेट करता हूँ हर कार्बन को। तो देखिए ये हो गया हमारे पास अल्डिहाइडिक कार्बन, फिर उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर कार्बन्स को सब जो है डिफरेंट सेपरेटली हम जो है शो कर रहे हैं। तो लुक हियर, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कार्बोनिल कार्बन के साथ में जो है अटैच होगा। देखिए यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आएगा इस कार्बन के साथ अटैच होगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। यहाँ पर जो है फिर बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच होकर ये भी जो है हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच होकर ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसका एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर जो है क्या बनेगा। हम यहाँ पर जो इसका इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर जो है शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है क्रिएट हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम जो है राइट हैंड साइड पर शो करेंगे। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा HCOH, ठीक है। उसके बाद बाकी के ग्रुप्स एज इट इज़ आप लिख दीजिए। और उसके बाद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जो है इस कार्बन के साथ जो है बॉन्डिंग शो करेगा। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बताते हैं लाइक दिस। ध्यान रखिए कि ये फोल्डिंग कोई कार्बन नहीं है, बस जस्ट हम यहाँ पर जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है शो कर रहे हैं। तो देखिए कितने मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। लुक हियर 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन आ गया 6। तो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। ये है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, इसको हम नाम देंगे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। और दूसरा इसका जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा होगा, देखिए इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप जो है इस तरफ कर लो, बस आपको जो है दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो लुक हियर, उसके बाद जो है बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़। और ये ऑक्सीजन इस कार्बन का। तो फिर से आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी जिसमें आउट ऑफ 6 5 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन होंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो मिलता है इसको हम नाम देंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। के 2 स्ट्रक्चर जो है आपको मिलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। और बाद में फिर इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच होने के बाद
ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसमें कार्बन नंबर 1 पर अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, इसलिए जो ऊपर के एविडेंसेस हमने आपको बताए कि इसके अंदर जो है कोई रिएक्शन जो है शिफ्ट रिएजेंट के साथ नहीं होगी, इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ जो है पेंटाएसिटिल ग्लूकोज भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो आपको समझ में आती है। लेकिन ध्यान रखिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे के साथ जो है ये इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट होते हैं। तो द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली ऑन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। तो ये जो कार्बन आपको दिखता है, इस कार्बन को हम नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो इसमें आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है। बस ये कॉन्फ़िगरेशन पर ये दोनों हेमी एसिटल जो है आपस में एक दूसरे को डिफ़र करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। और यहाँ पर जो आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर को हम जो अल्फ़ा नाम दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को जो हम बीटा नाम दे रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इसमें जो है इन आइसोमर्स को, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा का नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एनोमर्स। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एनोमर्स। तो हम इन दोनों को नाम देंगे एनोमर्स। कौन सा? अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ये दोनों आपस में एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो है जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें डिफ़र करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम एनोमर्स का जो है नाम देते हैं। ठीक है। तो द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज पिरेनोज। इसको हम जो है नाम देंगे पिरेनोज स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिए। पिरेनोज स्ट्रक्चर। और ये पिरेनोज स्ट्रक्चर कौन से बेसिस पर दिया गया है? पिरेनोज दैट इज इन एनालॉगी विद द मॉलिक्यूल पिरेन। आप जो है पिरेन का स्ट्रक्चर देखिए, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस तरह से। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पिरेन। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये पिरेन है। तो जो ग्लूकोज के दोनों अल्फ़ा और बीटा जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों जो है हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग है जो कि पिरेन के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको जो है नाम दिया है पिरेनोज स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम जो है क्या नाम देंगे? दीज आर कॉल्ड एज द हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको जो हम नाम देंगे हावर्थ। ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन कह रहे हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, WO हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अब ये कैसे हम इसको जो है इंडिकेट करेंगे? तो ये मैं स्ट्रक्चर आपको जो है बता रहा हूँ कि ये जो पिरेनोज स्ट्रक्चर है ये कैसे जो है रिप्रेजेंट होंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर जो इसको शो कर रहा हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इस तरह से। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बॉन्डिंग्स आपको दिखेगी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक कार्बन आएगा 6 कार्बन। और जो हमारे पास जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें आप देखिए कि 1 2 3 4 5 कार्बन है और 6th मेंबर इसके अंदर जो है ऑक्सीजन है। तो ये पूरा जो है प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर जो है आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, फिर आप यहाँ पर देखिए कि हम OH ग्रुप लिखेंगे और यहाँ हाइड्रोजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन OH ग्रुप और यहाँ पर नीचे जो है एक हाइड्रोजन होगा और उसके बाद जो है आप ऊपर जो है CH2OH ग्रुप लिखिए। तो ये कार्बन नंबर 6 होगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा और इसको बड़ा स्ट्रक्चर लिखता हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ जो है समझ सको। लुक हियर, मैं थोड़ा बड़ी साइज़ का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हो गया HOH, HOH,
OH H H OH H and CH2OH. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. तो ये C6H12O6 स्ट्रक्चर है कि नहीं वो देखो. लुक यार, ये 6 कार्बन हो गए. अब हाइड्रोजन काउंट करते देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये हो गया C6H12. अब ऑक्सीजन देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो C6H12O6 ये हो गया अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपिरेनोज. इसको हम नाम देंगे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपिरेनोज, क्योंकि जो है पिरेनोज स्ट्रक्चर है लुकिंग लाइक अ पिरेन, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं ग्लूकोपिरेनोज. ठीक है. अब इसका जो है दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूँ. ऐसा ही जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ सेम, सिर्फ जो है डिफरेंस कहाँ पर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ बस. अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है दिस इज़ एनोमेरिक कार्बन. कार्बन नंबर 1 जो है ये एनोमेरिक कार्बन है. इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आप जो है चेंज कर दीजिए. हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर कर दो, हाइड्रोजन को नीचे कर दो. तो ये हो गया OHH और बाकी सब एज इट इज़ आप जो है लिख दीजिए. तो लुक यार, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये फिर से आप देखिए कार्बन नंबर 1 जो है ये एनोमेरिक कार्बन है. तो इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अब अबव द प्लेन हो गया, यहाँ पर जो है बिलो द प्लेन है. तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपिरेनोज. तो इस तरह से ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कह रहे हैं. तो ये 2 स्ट्रक्चर जो है अल्फ़ा और बीटा आइसोमर से आपको मिलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में. तो यहाँ पर जो है पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज जो कि मोनोसैक्राइड है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है. इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम जो है दूसरा मोनोसैक्राइड फ्रुक्टोज और इसके साथ में फिर जो हम ऑलिगोसैक्राइड या डाइसैक्राइड और जो है दीगर पॉलीसैक्राइड वगैरह के स्ट्रक्चर और उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे. ओके, वी स्टॉप हियर.